दोस्तों, भारतीय नेटवर्क कंट्रोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बड़े बड़े महारथी देशों की, रूस, चाइना, अमेरिका। तो मैं एक छोटा सा संदर्भ देता हूं। इस वसुंधरा, इस ब्रह्मांड में एक बहुत सख्त नियम, जब किसी चीज का नाश होता है उसी के बाद एक नव निर्माण होता है। और हमें ये एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले 2 साल से 2020 से युग परिवर्तन काल चल रहा है और ये इस युग परिवर्तन काल का पूरा परिवर्तन का समय है 10 वर्ष, यानी 2 वर्ष हो चुके हैं, 2022 है अभी, और 8 वर्ष और बचे हैं। इन 8 वर्षों में बहुत कुछ उथल पुथल होगा। कई देश टूटेंगे फूटेंगे, कई विघटन होंगे और कई उभर के आएंगे। इनमें से पहले क्यों ना हम अपनी बात कर लें। पहला जो नंबर आता है क्षीण होने का, उसका नाम रशिया। आजकल के परिदृश्य में लग रहा है कि रशिया धीरे धीरे अब कमजोर होगा। आज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये पश्चिमी जगत के अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं मिलके उसको लॉकडाउन करेंगे ही करेंगे, एक झूठा प्रोपेगेंडा पर प्रचार करके। तो जब किसी बड़ी चीज का नाश होता है तो उसके बाद छोटा बड़े पद पे आता है, बड़े लेवल पे आता है। और चाइना का भी नंबर आएगा। यकीन मानिए, जिस दिन ये यूक्रेन रशिया वार खत्म होगा 2023 में चाइना का भी नंबर आएगा। उसका भी, वो भी पहले कुछ ना कुछ हरकत करेगा, एक दूसरी कंट्रियों में कब्जा करेगा। उसके बाद उसका भी काउंटडाउन शुरू। पहले हम रूस की बात कर लेते हैं। रूस इस समय बहुत संकट से गुजर रहा है। तो बेचारा वो इस युग परिवर्तन में फंस गया और इसी घटनाक्रम के तहत ये घटनाएं घट रही हैं। चाइना के विघटन होने के बाद अमेरिका का लॉकडाउन होना, और अमेरिका के बाद इन 8 वर्षों के अंदर ही, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगे, केवल 8 वर्ष, और इन 8 वर्षों में ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तब तक भारतवर्ष विश्व गुरु बन चुका होगा, एक महाशक्ति बन चुकी होगी, क्योंकि हमारी पहले से ये नीति रही है कि हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा और उस विश्व युद्ध में भारत मैक्सिमम कोशिश करेगा बचने के लिए, क्योंकि हमें आगे का टारगेट देखना है। इस समय भारत में चाइनीज और अमेरिकन पैसा भारतीय मीडिया पे, जिसको हम लोग आम भाषा में भाड़ मीडिया कहते हैं, सर चढ़ के बोल रहा है। इनको जो पश्चिमी देश जो सूचनाएं दे दिया, जो न्यूज दे दिया, वही सारा दिन रटे रहेंगे। एक लाइन को पूरा दिन वही चलाएंगे। कुछ चैनल हैं जो जाके ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, लेकिन बाकी 99% सारे के सारे मीडिया घराने जो हैं अमेरिका के पैसे पे, उन्हीं की बांसुरी बजा के उन्हीं का भोंपू बजा रहे हैं। यूक्रेन के बारे में एक वन साइड न्यूज देते हैं ये लोग। डेली 2000 आदमी सैनिक रूस के मार देते हैं हवा में, और यूक्रेन का कुछ नहीं मरता है। हद हो गई। हवा में किले बनाना इन्हीं को कहता है। और ये हमारा देश का मीडिया पता नहीं कब सुधरेगा। इन मूर्ख मीडिया वालों को ये नहीं मालूम कि भैया रे, 2014 के बाद ये दुनिया, ये भारतवर्ष की जनता, बच्चा जाग चुका है। गांव का बच्चा भी जान जाता है
कि एक्चुअल दुनिया में क्या चल रहा है और आप क्या परोस रहे हैं। जबरदस्ती का पूरे लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने 2 साल से वही देखते आया है। ग्राउंड लेवल पे कुछ होगा, झूठी खबर कुछ और फैलाएंगे। बच्चों को ये मालूम है, सारे भारतवर्ष को मालूम है कि रूस और अमेरिका के बीच में किसी को चुनना हो तो हमारा परम मित्र अभी तो रूस ही है। हमें याद है जब 1970-71 की लड़ाई में, पाकिस्तान से 72 की लड़ाई में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका हमारे बंगाल की खाड़ी में अपना युद्धक बेड़ा भेज दिया था हमसे लड़ने के लिए। उस समय रशिया अपना बेड़ा भेज के बीच में आके कहा कि भाई आओ अब देखते हैं कौन आता है। तो मुसीबत में जो काम आए वही तो परम मित्र है। कई बार ऐसा समय आया है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और रूस ने अपना वीटो का इस्तेमाल करते हुए उसको अनक्वालिफाइड कर दिया। तो ऐसा मित्र का पक्ष हम न ले तो फिर क्या यूक्रेन का ले? वो यूक्रेन जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान से युद्ध में उसने जेट फाइटर और तोपें दी थी पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में। तो हम सबको मालूम है कि हमारा मित्र कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अमेरिका आज ऊपरी तौर से लगता है कि मित्र है, लेकिन वो है नहीं। एक ना एक दिन वो भी हमारे साथ यही करेगा जो उसने अफगानिस्तान में किया, जो ईरान इराक में किया, जो रशिया के साथ कर रहा है। तब तक हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हम सभी देशवासी भाग्यशाली हैं कि 2014 में हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। बहुत लंबी दूरदर्शिता। आज जो रशिया को जो आर्थिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है पश्चिमी देशों और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के द्वारा, उसमें उसका स्विफ्ट पैसों का लेन देन बंद कर दिया, गूगल पे बंद कर दिया, एप्पल वाले ने बंद कर दिया, विंडोज जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी उसने अपना बंद कर दिया है। यानी आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। मान लो कल के दिन अमेरिका हमारे साथ भी ऐसा करे तो क्या करोगे? धन्य हो मोदी जी। ऐसी तो नौबत नहीं आएगी जैसे रूस की है, क्योंकि मोदी जी ने पहले से ही इन बातों को ध्यान में रखकर हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, भीम ऐप का निर्माण, यूपीआई का निर्माण, ये सब हमारे अपने स्वदेशी हो चुके हैं। हमारे खुद के सैटेलाइट गूगल की जगह जो कहते हैं ना गूगल मैप, हमारा अपना खुद का मैप है, नेविगेशन सिस्टम। सो धीरे धीरे बन रहा है, आगे भी जो बनता जाएगा बन जाएगा, वो नौबत नहीं आएगी। तो ऐसे मोदी जी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग कहेंगे कि आप तो मोदी के भक्त हो गए। हाँ, मैं ऐसे प्रधानमंत्री का क्यों न भक्त हूं जो मेरे देश की आन बान शान, मेरे धर्म को, मेरे तिरंगे को, मेरी सभ्यता को देश विदेश में नाम और सम्मान दिलाए। मैं उनको हृदय से प्रणाम और सम्मान करता हूं। आज से 5 साल पहले कोई सोच सकता था कि मुस्लिम राष्ट्र कुवैत अमीरात, यूनाइटेड अमीरात और कुवैत में हिंदुओं का कोई भव्य मंदिर बनेगा? कभी नहीं। वहां मोदी जी के रहते एक बहुत शानदार मंदिर बन चुका है, वो भी इस्लामिक राष्ट्र में, जहां मूर्ति पूजा गैर कानूनी और उनके धर्म में हराम है।
एक चीज और कहूंगा मैं, इस दुनिया में दो चार जोकर भी हैं कुछ देशों में। जैसे हमारे यहाँ का एक जोकर है राहुल गांधी, पप्पू। अमेरिका का जोकर है जो बाइडेन। पाकिस्तान का जोकर है इमरान खान। और यूक्रेन का जेलेस्की। वो जेलेस्की को ये समझ में नहीं आया कि ये लोग मुझे चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं और चढ़ा के पिटवा रहे हैं और आएंगे कोई नहीं हाथ लगाने के लिए, और नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो आकड़न बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार के जोकर हैं। अब अपने पप्पू को देख लो, कल ट्वीट किया था कि मोदी जी हिसाब दें कि यूक्रेन से कितने लड़कों को, बच्चों को वहां से लेके आए। और जो हमारे 4 केंद्रीय मंत्री उनको संकट से उबार के यहाँ लाने के लिए गए हैं, विभिन्न देशों में, चारों दिशाओं में गए हैं, वो अपने अपने सोर्सों के अनुसार भारत मंत्रालय के माध्यम से निकालने के लिए। उनको पप्पू और प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये कुछ नहीं, ये तो मोदी का पीआर एजेंसी है। पीआर एजेंसी? अरे राहुल जी, पहले आप जाके अपने मम्मी से पूछिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछिए कि केजीबी एजेंसी की वो कौन है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को केजीबी, जो रशिया की केजीबी एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी है, उन्होंने यहां पे सोनिया को प्लांट किया हुआ था, जो आज राजमाता बनी बैठी है, और अपना मोहरा बनाया। पप्पू भैया, राहुल जी, आप अपनी दादी से पूछना था, इंदिरा गांधी जी से, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, कि केजीबी के उनके क्या रिश्ते थे। केजीबी के, रशिया एजेंसी के वो खास मित्र थी। और मैं क्या क्या गिनाऊं, बहुत सारे कारनामे हैं। भैया, आप किसके पीआर एजेंसी हैं? 2008 में आपने भारत को बर्बाद करने का चीन से समझौता करके आया। शर्म आनी चाहिए मिस्टर राहुल गांधी। दिस इज ए न्यू इंडिया अंडर मोदी, समझे? तुम जैसे पप्पुओं की जरूरत नहीं है यहां पे। गो टू अनदर कंट्री। आप नानी के यहां, अपने नानी के यहां चले जाओ। मेरा, कम से कम मेरा देश तो छोड़ दो। आप अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये भारत का विपक्ष और भारत का मीडिया पूरी तरह वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के हाथों में खेल रहा है। उसका बहुत बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण राफेल विवाद खड़ा करना, झूठा राफेल विवाद खड़ा करना। जब राफेल की डील हुई थी फ्रांस से, तो यही राहुल गांधी क्यों दुनिया का बवाल मचाया, झूठे झूठे आरोप लगाए। आरोप क्यों लगाए? क्योंकि उसको कमीशन नहीं मिला, घूस खाने को नहीं मिली। जो पहले एक हाई प्रोफाइल हेलीकॉप्टर खरीदने में जो ले रहे थे वो लोग, वो फोर्स में उनके पापा जी घूस खाए। कई घटनाएं हैं, किसको किसको सुनाऊं। इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आज की डेट में जितने भी विदेश में वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार निर्माता कंपनियां हैं, उनका शेयर मार्केट 50% 8 दिन के अंदर बढ़ गया। सडनली 50%। ऐसा कहीं हुआ है आज तक? बताइए। नियमों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अमेरिका और यूरोप हथियारों की फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका की छतरी के नीचे जितने देश हैं, जर्मन, जापान, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, यानी पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खूनी धंधा शुरू कर दिया है।
स्वीडन और जर्मनी ने रक्षा के लिए $100 अरब ज्यादा खर्च करने के जो घोषणा की है। यूरोप और अमेरिका युद्ध से पूरी तरह से पैसा कमाने के लिए अपनी एजेंसियां तैनात कर दी हैं। अब इनका धंधे का टाइम है, सीजन आ गया, युद्ध काल यानी इनका सीजन। जितने भी हथियार उत्पादक कंपनियां हैं पश्चिम देश में, उनके शेयर 8 दिन के अंदर 50% बढ़ चुके हैं। अमेरिका 5 दिन में 8 मिलियन के हथियार बेच चुका है। स्वीडन ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए वहां के प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड एडरसन ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियार बेचेंगे। ये युद्ध पिपासु अब एक देश को दूसरे देश को लड़ा के हथियार से पैसा कमा के कोरोना काल में जिनका जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई करेंगे, जो नुकसान हुआ था वो भरपाई करेंगे। स्वीडन यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक मिसाइल भेज रहा है। नेटो ने 2014 में अपनी रक्षा का बजट यानी जीडीपी का 2% टारगेट रखा था। उस टारगेट को पूरा करने के लिए यूक्रेन में युद्ध थोपा गया। यह जबरदस्ती थोपा गया युद्ध है जो अपना टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह यह साबित होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध मेकर यानी वार मेकर कंट्री अमेरिका के अलावा कोई नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 50 साल का। वेनेजुएला, वियतनाम, ईरान, इराक, अफगान कंट्रीज के देश, और अब यूक्रेन, रशिया, हाँ पाकिस्तान भी। इनके जहां धंधे पानी बंद होने लगते हैं ना घरेलू, तो ये फिर हथियार बेचने का धंधा शुरू कर देते हैं। अब तो जर्मनी भी कूद पड़ा है। वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था हथियार के व्यापारों में, लेकिन अब वो भी आ गया है। जापान भी आ गया है। जापान में बहुत बड़ी पॉलिसी को चेंज करते हुए अपनी पॉलिसी को उसने हथियार बना के और बेचने का कार्य शुरू कर दिया। चाइनीज वायरस के बाद अमेरिका और यूरोप आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे, और इस बीच रशिया थोड़ा बढ़ रहा था। इनको चाहिए था पैसा, तो ये लोग पैसे के लिए कहीं ना कहीं तो युद्ध करवाते अपने हथियार बेचने के लिए। आज पश्चिमी देश भूखे भेड़ियों की तरह हथियार बेचकर पैसों के लिए हर एक दूसरे देश में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। और इसी घटनाक्रम में हमारे देश में नालायक और झूठे मक्कार राजनेता, विपक्षी दल, मैं कुछ नाम लेता हूं उनका, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु से चीफ मिनिस्टर, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जैसे ये, और पप्पू यानी श्रीमान राहुल गांधी, युवराज, ये लोग यूक्रेन संकट पर पब्लिक में झूठा प्रचार कर रहे हैं देश के खिलाफ। यानी अब इनको क्या कहा जाए, समझ के परे है मेरे, क्या संज्ञा दी जाए। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा विश्लेषण था। बाकी घटनाक्रम जैसे जैसे हो रहे हैं आप स्वयं देखेंगे, और ये तो बात सिद्ध है, तय है कि आने वाले 8 साल में हमें अपने आप को हर तरह से मजबूत बनाना है। हर तरह से, छोटी छोटी, अब मेरे जैसे आदमी तो हथियार की फैक्ट्री तो खोल नहीं सकते।
विंडोज की जगह अपना तो बना नहीं सकते, लेकिन मैं छोटे स्तर पे अपने लेवल पे अपना काम करूं। मैं चाइनीज आइटम खरीदना बंद करूं, कुटीर उद्योगों में सहायक बनूं, और ऐसी किसी भी कार्य गतिविधियों में हिस्सा ना लूं जो दूसरे देश को मदद पहुंचती हो। रूस का ये युद्ध जीतना बहुत आवश्यक है, और अगर रूस हार गया तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी, ये मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हमें प्रॉब्लम आएगी। फिर किसी पश्चिमी देश कोई भी पश्चिमी देश हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन में हमारे विरोध में बिल लाएगा, और वीटो करने के लिए फिर हमारे पास कोई नहीं रहेगा। तो रूस का बना रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी अमेरिका भी हमारी सहायता करेगा, उसका इंटरेस्ट एक ही है, चाइना को काउंटर करना, और चाइना को काउंटर हम ही लोग कर सकते हैं। तो जब तक चाइना का विवाद सलट नहीं जाएगा, चाइना के पड़ोसी देश से, तब तक अमेरिका हमारे ही पक्ष में रहेगा। और जिस दिन चाइना का विवाद अपने पड़ोसियों से खत्म हुआ या चाइना का विघटन हुआ, उस दिन यही अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा होगा। ये बात कटु सत्य है, लेकिन ये चाणक्य नीति है। जब तक सामने वाले से कुछ मिल जाए तब तक लेते रहो, और उसके बाद अपने आप को उतना सुरक्षित और उतना मजबूत बनाओ कि वो आंख दिखा न सके हमको। रही बात पाकिस्तान की, आजकल पब्लिक में एक चर्चा है कि पाक जैसा यूक्रेन पे रशिया ने चढ़ाई कर दी, वैसे हमको भी चढ़ाई कर देनी चाहिए पाकिस्तान पे, पीओके जम्मू कश्मीर का दूसरा हिस्सा लेने के लिए। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये पॉलिसी, ये ट्रिक अभी हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हमको आगे का विजन देखना है ना। 8 साल पर लंबा विश्व गुरु बनना है, पावर शक्ति बनना है। तो वो पाकिस्तान को हम क्या चढ़ाई करेंगे, वो तो वैसे ही मर जाएगा। 1 साल इमरान खान और गद्दी पे रहा तो पाकिस्तान का विघटन सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो जैसे विघटन होगा, वहां की जनता हमारे पास खुद ही आएगी या हम खुद ही चले जाएंगे। तब कोई देश हिम्मत नहीं करेगा हमारे पास हमसे लड़ाई करने के लिए या हम पे पाबंदियां लगाने के लिए। इस विषय में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं, जहां तक मेरा अंदाजा है, ऐसी घटनाएं घटेंगी कि पीओके हमें मिलेगा। और हाँ, आक्साई चीन हम लेके रहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे सहायता के लिए नहीं आएंगे। जिस दिन चाइना से वार छिड़ा, ये यूक्रेन के जैसा हमको छोड़ छाड़ देंगे और हमारी इकोनॉमी उस टाइम धराशायी हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते। आक्साई चीन भी लेंगे, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, एक लॉन्ग विजन चाहिए, कट टू कट क्लैरिटी होना, एकदम क्लैरिटी। मैं और मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, नगर, मेरा प्रदेश और मेरा देश, ये 4-5 3-4 जो लेयर है ना, इनको मजबूत करने के बाद, और सबसे ऊपर आता धर्म, मेरा हिंदुज़म, मेरा सनातन धर्म। जब तक ये मजबूत 4-5 चीजें मजबूत नहीं होंगी,
हम मजबूत नहीं होंगे। हमें मजबूत इसी तरीके से होना पड़ेगा। बुरे को बुरा ही कहना पड़ेगा। कोई सेकुलरिज्म की पॉलिसी नहीं चलेगी अगर ये सामने वाला बुरा मान जाएगा, ये वो न। तुम राक्षस हो तो राक्षस हो, कहने में क्या बुराई है। तुम्हारी कार्य प्रणालियां का गतिविधियां राक्षसों जैसी हैं तो तुम्हारी इज्जत भी उतनी रहेगी। राक्षसों की इज्जत कहीं भी किसी भी समाज, किसी देश दुनिया में नहीं होती है। और राक्षस कौन है ये आप स्वयं लोग, आप सभी लोग जानते हैं, जिनको मैं पंच मक्कार नाम दिया हूं। संदीप देव जी का वर्ड है ये। दैनिक जागरण के पत्रकार थे पहले वो। तो ये पंचमक्कार हैं राक्षस, और इन राक्षसों को राक्षस कहना कोई बुराई नहीं। और ये भी याद रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। अपने घर में, अपने पास आसपास मोहल्ले में अपने धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातनियों को जागृत करिए। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए। ये जो दिमाग में गुलामी कीड़ा है ना, वो आएंगे तो क्या करें ना, आए देख लेंगे। एक बार हिम्मत बांध के, मुट्ठी बांध के निकल पड़ो, दुम दबा के भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा। कोई भी क्रिया में प्रक्रिया नहीं करोगे तो वो तुमको खा जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रतिकार करना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। मैं अपने देश की रक्षा करना अच्छी तरह जानता हूं और ये मेरा परम सिद्ध अधिकार है। ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरा देश जब ही रक्षा कर पाऊंगा जब मेरा धर्म रक्षा में रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म से तो ही देश है। और जब धर्म ही हिंदुइज्म ही नहीं है, हिंदू ही नहीं तो देश किस काम का। कोई भी देश अपने धर्म के बगैर नहीं रहता है। इसलिए अपने धर्म की ओर आइए, जानिए उसको, पढ़िए। आजकल तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, बहुत कुछ उपलब्ध है डिजिटल मीडिया में। पढ़ो उसको और पढ़ने के लिए दूसरों को भी प्रेरणा करो। तो दोस्तों, आज का मेरा यही इतना ही विश्लेषण था। मेरे दोस्तों को यही कहना था कि आप अपनी मनोदशा को सुधारिए और दूसरों की भी मनोदशा सुधारने में सहयोग करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।